हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज का चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसके अंदर हम पृथ्वी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेन एरिया या फिर हिली एरिया, ये सब अर्थ सरफेस के नीचे होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थ की फिजियोग्राफी कैसी होगी। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वैज्ञानिकों को अर्थ के नीचे यानी कि अर्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में कैसे पता चलता होगा। इसके लिए दो सोर्स है, पहला डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो देखिए, पृथ्वी का डायमीटर 6374 किलोमीटर है। तो इतना तो है कि ह्यूमंस कभी इतनी खुदाई नहीं कर सकते कि वो अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाएं। तो ह्यूमंस को पता कैसे चला कि पृथ्वी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसके लिए वैज्ञानिक दो तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब जरा ध्यान से सुनिए कि डायरेक्ट सोर्स क्या है। खुदाई, जिसे हम खनन बोलते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब तक की सबसे लंबी खुदाई दक्षिण अफ्रीका में की गई है, जो कि एक सोने की खान है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर सोने की खदान में 3 से 4 किलोमीटर की गहरी खुदाई की गई है। इससे ज़्यादा खुदाई कर पाना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाते रहते हो वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो हाँ, खनन से भी वैज्ञानिकों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। माइनिंग को छोड़कर वैज्ञानिकों ने कई प्रोजेक्ट्स का भी सहारा लिया है। यह प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य पृथ्वी के इनर पार्ट को जानना है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में वैज्ञानिक दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि DCDP यानी कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, दूसरा है IODP यानी कि इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट के नाम को सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमंस अर्थ के इनर पार्ट को समझने के लिए ओशन के अंदर खुदाई कर रहे हैं। इस खुदाई के पश्चात वैज्ञानिकों को जो भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर जो भी कोई मैटर मिलता है, उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही वैज्ञानिक किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। पृथ्वी के इनर पार्ट को जानने के लिए सबसे अच्छा सोर्स ज्वालामुखी है, यानी कि वोल्केनो। जब वोल्केनो इरोजन होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी में से मैग्मा निकलता है, जिससे पृथ्वी के अंदर से कई सारे पदार्थ निकलते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को यह अंदाज़ा लग जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा। वैज्ञानिकों के पास अर्थ के इनर पार्ट को समझने के लिए दूसरा विकल्प है, जिसको हम इनडायरेक्ट सोर्स भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में। देखिए, किसी मैटर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अपने खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके बारे में रिसर्च करके हमें पृथ्वी के इनर पार्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि पृथ्वी की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और उस ऑब्जेक्ट या फिर उन पत्थरों के ऊपर दबाव भी बढ़ता जाएगा। और ऐसे में याद रखिए कि उन पत्थरों की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। फिर हम इतना तो जान गए हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट में 3 तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। पहला, उसका एक तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दूसरा फोर्स बढ़ेगा और तीसरा उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी बढ़ेगी। और यह जो चेंजेस आएंगे, यह चेंजेस आपको कुछ किलोमीटर्स में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं चेंजेस के बेस पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। इनके बारे में हम चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं वैज्ञानिकों के पास और भी कितने ऑप्शंस हैं कि वो पृथ्वी के इनर पार्ट को भी समझ सकते हैं। स्पेस में से कई सारे पत्थर आते हैं जिनको हम उल्काएं बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उल्काओं की संरचना पृथ्वी की संरचना तक काफ़ी मिलती जुलती है। तो हाँ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उल्काओं के ऊपर रिसर्च करने से हम अर्थ को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। उल्काएं ही नहीं, वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी के इनर पार्ट को समझने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक एरिया या फिर अर्थक्वेक। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा अर्थ पर इक्वेटर पर होती है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे तो वैसे वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो हाँ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पर देखने को मिलते हैं।
ग्लोब पर यह वाली लाइन जो पृथ्वी को बीच में से दो हिस्सों में काटती है, इसे हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। जी फोर्स की वैल्यूएशन किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मास क्या है। मान के चलिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की जितनी भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम उस ऑब्जेक्ट का मास कहेंगे। और याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं हो सकता। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने कहा, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जी फोर्स कितना है, यह उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर उस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उस पर लगने वाला जी फोर्स भी कम होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के अंदर अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है, यानी कि उनमें पाए जाने वाला मास भी अलग होगा, यानी कि उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग होगा। और इसी भिन्नता को गुरुत्व विसंगति यानी कि ग्रेविटी अनोमली भी कहते हैं। इसी गुरुत्व विसंगति के कारण ही हमारे वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर कितने प्रकार के मास वाले ऑब्जेक्ट होंगे, जिससे हमें अर्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए जानते हैं भूकंप के बारे में, और हम जानेंगे कि भूकंप किस तरह पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों की हेल्प करता है। हम यहाँ पर भूकंप को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दरअसल भूकंप एक तरह की एनर्जी है जिसे हम वेव्स यानी कि तरंगों के रूप में अध्ययन करते हैं, और यही वेवलेंथ्स हमें अर्थ के इनर पार्ट को समझने में बहुत हेल्प करते हैं और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं। अगर हम भूकंप को इससे भी आसान शब्दों में समझें तो भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का हिलना यानी कि कंपन करना यानी कि वाइब्रेट करना। अब हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप कैसे आता है। देखिए, दरअसल हमारी पृथ्वी के क्रस्ट में कई सारे गैप्स होते हैं जिन्हें हम भ्रंश, क्रैक्स या फिर फॉल्ट्स भी बोलते हैं। इन गैप्स में से कई सारी एनर्जी निकलती है। इन फॉल्ट्स में जो रॉक्स होते हैं, इनकी हिलने की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, लेकिन ये मूव नहीं कर पाते क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे पत्थरों का वजन होता है, जिसकी वजह से उस दबाव की वजह से ये आपस में बंधे होते हैं, और कुछ इन पत्थरों के बीच में आपसी फ्रिक्शन भी होता है जिस वजह से ये हिल नहीं पाते। लेकिन कुछ समय बाद इन पत्थरों में आपसी फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं और काफ़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। अब ध्यान दीजिए, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा पहली बार निकलती है उस स्थान को हम भूकंप का केंद्र या फिर फोकस भी बोलते हैं। देखिए, यह वेवलेंथ ट्रैवल करती है और ट्रैवल करके यह अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है। अर्थ के सरफेस का वह पॉइंट जो फोकस पॉइंट के एकदम नज़दीक हो उसे हम एपिक सेंटर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एपिक सेंटर की स्थिति कहाँ पर होगी? बिल्कुल फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर यानी कि 90 डिग्री के आसपास होगी। अर्थ पर एपिक सेंटर वह पॉइंट होता है जहाँ पर भूकंप के झटके सबसे पहले महसूस किए जाते हैं। याद रखिए, एपिक सेंटर कहाँ पर होगा? जहाँ पर फोकस पॉइंट जस्ट 90 डिग्री के ऊपर होगा। याद रखिए, फोकस पॉइंट वह जगह है जहाँ से पहली बार एनर्जी रिलीज होती है। अब हम जानते हैं अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। देखिए, ज़्यादातर ये जो भूकंप आते हैं ये स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर पर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल होता क्या है? देखिए, हमारे जो अर्थ सरफेस है उससे 200 किलोमीटर नीचे तक जितना भी एरिया आता है उसे हम लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल कहते हैं। अब देखिए, हमारे पास भूकंप के झटकों को मेज़र करने के लिए सिस्मोग्राफ है, जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि अर्थ के सरफेस पर ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं जिन्हें हम वेवलेंथ के अंदर मेज़र करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, ये कितने स्ट्रॉन्ग है। भूकंप कितना स्ट्रॉन्ग है इसे हम रिक्टर स्केल में जानते हैं, जैसे कि 6.5 से लेकर 9 रिक्टर स्केल वाले भूकंप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे देखा जाए तो हम भूकंप की तरंगों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि भूगर्भिक तरंगे जिन्हें हम बॉडी वेव्स बोलते हैं और दूसरा धरातलीय तरंगे जिन्हें हम सरफेस वेव्स बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं भूगर्भिक तरंगों यानी कि बॉडी वेव्स के बारे में।
आपने पहले पढ़ा है कि फॉल्ट्स यानी कि भ्रंशों के अंदर चट्टानों के खिसक जाने से एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टार्टिंग में यह एनर्जी अर्थ सरफेस के नीचे ट्रेवल करती है। इसी एनर्जी को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। जब यह भूगर्भिक तरंगे यानी कि बॉडी वेव्स अर्थ सरफेस के नीचे ट्रैवल कर रही होती है तो ये काफ़ी सारी चट्टानों से टकराती है, जिसकी वजह से नई प्रकार की ऊर्जा तरंगे पैदा होती है। इन्हीं नई तरह की ऊर्जा तरंगों को हम धरातलीय तरंगे यानी कि सरफेस वेव्स बोलते हैं। याद रखिए, जब यह वेव्स ट्रैवल करती हैं तो इनकी स्पीड चेंज होती रहती है, क्योंकि यह अलग अलग डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स में आती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैटर के ज़्यादा डेंस हो जाने की वजह से इन वेवलेंथ्स की स्पीड बढ़ जाती है। याद रखिए, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी अलग होगी उतना ही ज़्यादा इनके अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से वेवलेंथ्स की डायरेक्शन भी चेंज होती है। हमने कुछ देर पहले भूगर्भीय तरंगों यानी कि बॉडी वेव्स के बारे में पढ़ा। अब हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहली पी तरंगे जिन्हें हम प्राइमरी तरंगे बोलते हैं, और दूसरी एस तरंगे जिनको हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। पी यानी कि प्राइमरी वेव्स, इनकी स्पीड सबसे तेज होती है और यह अर्थ पर सबसे पहले पहुंचती है। यह वेव्स लिक्विड, सॉलिड और गैस मैटर्स की तीनों फॉर्म में से गुजर सकती हैं। एस वेव्स पी वेव्स के बाद आती है, जिसकी वजह से हम इसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। और हाँ, याद रखिए, ये जो सेकेंडरी वेव्स है यह सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से ही ट्रैवल कर सकती है। एस वेव्स के इस बिहेवियर की वजह से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि अर्थ का कितना पार्ट सॉलिड है और कितना पार्ट लिक्विड या फिर गैस का है। देखिए, जब इन वेव्स का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन होता है तो यह वेव्स उनसे टकरा करके यानी कि ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस लौट जाती हैं। अगर इन वेव्स का आवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन होता है तो यह वेव उस ऑब्जेक्ट से टकराकर काफ़ी सारी दिशाओं में फैल जाती हैं। सिस्मोग्राफ की हेल्प से हम इन तरंगों की डायरेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंगों का संचरण। यहाँ पर संचरण या फिर प्रोपोगेशन का मतलब वेव्स के फैलने से है। तो देखिए, अलग अलग तरह की तरंगे अलग अलग प्रकार से फैलती हैं। जैसे कि जब ये ट्रैवल करती हैं तो ऑब्जेक्ट्स में वाइब्रेशन यानी कि कंपन देखने को मिलता है। जैसे कि जब पी वेव से ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो उस वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो पी वेव्स की डायरेक्शन के बिल्कुल सेम होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थों पर दबाव डालती है और इसी दबाव की वजह से ही इन पदार्थों में डेंसिटी कभी ज़्यादा तो कभी कम देखने को मिलती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन पदार्थों पर पड़ने वाले दबाव के कारण ही इन पदार्थों में सिकुड़ने की या फिर फैलने की स्थिति देखी जाती है और बाकी की वेव्स संचरण गति के 90 डिग्री एंगल पर वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। यानी कि ये तरंगे जब किसी ऑब्जेक्ट से होकर के गुजरती हैं तो उस ऑब्जेक्ट का शेप या तो ऊपर की ओर हो जाएगा या फिर वो नीचे की ओर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि धरातलीय तरंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।